Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने कल एंड किया था पीटी 365 एनवायरनमेंट की। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पीवाईक्यूज़ भी देखते जाएंगे जो पीवाईक्यू आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टील कार्बन। इंडियाज़ फर्स्ट स्टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट केवलादेव नेशनल पार्क। तो कौन सी जगह पे? केवलादेव नेशनल पार्क में। केवलादेव नेशनल पार्क में टील कार्बन की स्टडी की गई। अब टील कार्बन होता क्या है? एक नया टॉपिक है। ठीक है, रेफर्स टू कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। तो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में जो कार्बन स्टोर्ड है उसको बोलते हैं हम टील कार्बन। एनकम्पासिंग कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास एंड डिसॉल्व्ड इन पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। It being a color-based terminology reflects the classification of organic carbon based on its function and location rather than its physical property। तो ये color based है। ठीक है, अब अलग अलग टाइप्स के और कौन कौन से कार्बन है? पर्पल कार्बन कैप्चर्ड थ्रू द एयर और इंडस्ट्रियल एमिशंस, ग्रीन कार्बन स्टोर्ड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ब्लैक कार्बन रिलीज थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रेड कार्बन रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस दैट रिड्यूस एल्बिडो। ये रेड होते हैं। फिर ग्रे होते हैं कार्बन रिलीज्ड थ्रू इंडस्ट्रियल एमिशंस। तो इंडस्ट्रियल वाला एक पर्पल हुआ, एयर और इंडस्ट्रियल एमिशन, और एक हुआ ग्रे इंडस्ट्रियल एमिशन। रेड वाला हुआ जो एल्बिडो को रिड्यूस करता है। फिर रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवेज। आईपीसीसी इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवेज इन फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। इट डिस्क्राइब्स 4 different 21st century pathways of greenhouse gas emissions and atmospheric concentrations, air pollutant emissions and land use। नेक्स्ट है वाटर क्रेडिट। अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट विच इंसेंटिवाइज वाटर कंजर्वेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो एक टर्म है कार्बन क्रेडिट के जैसे। ठीक है, अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट आर जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट्स दैट हैव रिड्यूस्ड और अवॉइडेड और रिमूव्ड कार्बन एमिशंस। ईच क्रेडिट रिप्रेजेंट्स 1 less ton of carbon dioxide or another greenhouse gas equivalent in atmosphere। इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज कैन अर्न ट्रेडेबल क्रेडिट्स। क्या कर सकते हैं? ट्रेडेबल क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग वाटर सेविंग मेजर्स। These credits can then be sold to other needing to offset their water uses or to improve their water management practices। तो इनको खरीदा बेचा भी जा सकता है मार्केट मैकेनिज्म के जैसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स। तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट क्या होता है? डेफिनेशन देखेंगे। एन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज प्राइवेट कंपनीज टू फाइनेंस एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन और टू हैव अ नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या हुआ? ये बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स हुए। Unlike biodiversity offset, biodiversity credits are not, एक सेकेंड दीजिएगा, biodiversity credits are not limited to compensating for companies' negative and unavoidable impact on nature। तो डिफरेंस बता रहा है बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट और बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट में। आई होप ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। इससे पीवाईक्यू भी आया हुआ है 2019 में, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम जियो इंजीनियरिंग देख लेते। क्वेश्चन जियो इंजीनियरिंग से ही आया हुआ है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। ये क्या होता है? इट इज़ द डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम अराउंड द ग्लेशियर टू स्लो द मेल्ट ऑफ आइस शेल्फ एंड रिड्यूस सी लेवल राइज। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ग्लेशियल से समझ आ जा रहा है, सी मतलब ठंडी वाली जगह की बात हो रही है। It is the deliberate modification of the climate system around the glacier to slow the melt of ice shelf and reduce sea level rise। Proposed geoengineering strategies कौन कौन सी होती हैं? Ocean heat transport interventions। तो इसमें क्या होता है? Settling sediment berms और fibrous curtains along the seabed in front of
along the seabed in front of ice shelves to block the flow of warm circumpolar deep water. ठीक है. सेकेंड होता है बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशंस. क्या होता है? बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन. इसमें क्या करते हैं? स्लो द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स दैट कैरी मेल्ट वाटर ऑफ द आइस शीट्स बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू ग्लेशियर बेड्स. तो इसमें दो ही लिखा है, बट बेसिकली क्वेश्चन क्या आया हुआ था वो मैं पढ़ देती हूँ एक बार. 2019 का क्वेश्चन है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर. तो फर्स्ट पॉइंट है creating the artificial rains in some regions. सेकेंड है reducing the frequency and intensity of tropical cyclones. थर्ड है reducing the adverse effect of solar wind on earth. और फोर्थ है reducing the global warming. तो देखो इसको हमको इस क्वेश्चन को समझना कैसे है कि बोले कि साइंटिस्ट्स क्यों सजेस्ट करते हैं यूज़ ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर. तो सिरस क्लाउड थिनिंग, किसी चीज़ को थिन कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये वाला तो बिल्कुल, ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट था रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड, ये तो कट हो गया. उसके बाद बी नंबर का पॉइंट था साइक्लोन. साइक्लोन से सिरस क्लाउड थिनिंग का कोई लेना देना ही नहीं है. फर्स्ट आते इसमें डाउट हो सकता है आपको, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन्स. और सेकेंड और लास्ट पॉइंट जो था रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो इसमें क्या है, जब आप आर्टिफिशियल रेन की बात करोगे ना तो आपके दिमाग में तुरंत वो ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड वगैरह आएगा. तो उससे आप ये पॉइंट कट कर सकते हो ए वाला. तो इसका आंसर हो गया डी, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़. तो ये ना मतलब डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन नहीं आता. इनसे ये पूछेगा किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की, ये वाला जो सब ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंदर आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और ये थोड़े ज़्यादा ही फैक्चुअल आते हैं. मतलब इसमें आप अपना अलग से खुद का लॉजिक ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. तो चलो अपन इसके आगे इन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम UNEP भी बोलते हैं. इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी केनिया में. कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नायरोबी केनिया. ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है एंगेज्ड इन स्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा एंड प्रमोटिंग द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करती है. जेनेसिस है एस्टैब्लिश्ड इन 1972 फॉलोइंग द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट. मेंबर्स है 193 UN मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. अप्रूव द प्रोग्राम ऑफ वर्क एंड बजट. फंडिंग relies on voluntary contribution for over 95% of the funding needs. तो 95% ऑफ द फंडिंग कहाँ से आती है? वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है. एनवायरमेंट फंड इज़ UNEP's कोर फंड. तो कोर फंड UNEP का क्या है? एनवायरमेंट फंड. होस्ट्स द सेक्रेटेरिएट्स ऑफ वेरियस कन्वेंशंस एंड एंटिटीज़. इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES. ठीक है. फिर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, होस्टेड जॉइंटली बाय UNEP एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो IPCC ये इंपॉर्टेंट है. ये IPCC किसका है? UNEP और WMO का है. अब ये जो कॉमन कार्बन मेट्रिक है, एक बार मेरे को ये हाईलाइट करने दो. कॉमन कार्बन मेट्रिक, ये मैं इसका आपको एक चीज़ बताती हूँ. एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है कॉमन कार्बन मेट्रिक से. उससे आप लोगों को, हाँ देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में. ठीक है, PYQ. तो कॉमन कार्बन मेट्रिक का क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर. तो ये क्यों डेवलप किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, एक मिनट रुको. तो पॉइंट्स है, पॉइंट्स मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए. एसेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. बी है एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग. थर्ड है एनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू एसेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज. और फोर्थ है एसेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम. तो ये थे ऑप्शंस. अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कार्बन क्रेडिट समझाया हुआ था. यदि हम ये पढ़े होते तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती. तो कॉमन कार्बन मेट्रिक क्या है? सपोर्टेड बाय UNEP. ये पता चल गया UNEP का है. हैज़ बिन डेवलप्ड फॉर एसेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. क्या चीज़ के लिए? बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड के लिए. तो अब इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? हमने पॉइंट्स पढ़ा था तो इसका ए ऑप्शन है वो वही है, एसेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड. तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया. ठीक है, अब आते हैं हम मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स अंडर द UNEP. तो UNEP के अंदर कौन कौन से मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं? तो देखो ये एग्रीमेंट्स तो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको इसमें ये याद रखना है कि ये एग्रीमेंट्स UNEP से एसोसिएटेड है. तो कौन कौन सा है? सबसे पहला साइट्स है. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना 1973 का.
फिर कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS और बोनाचार कन्वेंशन बोलते हैं, जो 1979 का है। फिर थर्ड आ जाएगा वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985 का। फिर फोर्थ आ जाएगा बेसल कन्वेंशन फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्डियस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल, जो 1989 का है। फिर फिर फिफ्थ आते हैं अपन, ये फोर्थ वाला हमने पढ़ लिया। फिफ्थ है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। फिर सिक्स्थ है रॉटरडैम कन्वेंशन, जो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे वर्क करता है फॉर हेजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर उसके बाद आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001। और फिर नेक्स्ट है मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, जो 2013 का है। तो UNEP के ना 15 इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो अब रिपोर्ट्स और इंडाइसेस देख लेते हो। तो ये जो रिपोर्ट्स और इंडाइसेस है ना, इसमें कभी भी ये जो डिटेलिंग दी है ना, ये नहीं पूछी जाएगी। इसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन सी रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है। तो बेसिकली हमको रिपोर्ट्स के नाम ही याद करना है और ये याद रखना है कि UNEP ने रिलीज़ किया। तो सबसे पहले आते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट 2024। तो इट ट्रैक्स द गैप। अब हम बस नॉर्मली पढ़ लेते, बट आता सिर्फ इतना है कि एमिशन गैप रिपोर्ट किसका है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 ट्रैक्स द गैप बिटवीन where the global emissions are heading with current country commitments and where they ought to be to limit warming to 1.5 degree centigrade. अब की फाइंडिंग्स क्या है? GHG emissions rose to a new high of 57 gigatons of CO2. India ranks third in total GHG emissions. तो China first, USA second. Adaptation gap report 2024. Adaptation gap is the difference between actually implemented adaptation and a societal set goal reflecting resource limitations and competing priorities. की फाइंडिंग्स क्या है? एडेप्टेशन गैप इज एस्टिमेटेड एट $187 to $359 billion per year. International public adaptation finance flows to developing countries increased to $27.5 billion in 2022. अब नेक्स्ट है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन 2024, published jointly with Global Alliance for Buildings and Construction. Founded at COP21, it is leading global platform for all built environment stakeholders committed to zero emission, efficient and resilient buildings and construction sector. अब की फाइंडिंग्स क्या है? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर अकाउंट्स फॉर 21% ऑफ द ग्लोबल GHG emissions. India is attributing 40% of its total CO2 emissions to buildings. Next, Navigating New Horizons, a foresight report, identifies various critical global shifts which accelerate the triple planetary crisis of pollution, biodiversity loss and climate change. की फाइंडिंग्स क्या है? ग्लोबल पॉली क्राइसिस, दैट इज मल्टीपल शॉक्स सच एज वॉर, एक्सट्रीम वेदर, पेंडेमिक्स एक्सेट्रा फेस टुडे आर इंटरवोवन एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुआ? UNEP. अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की एंड UN's अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन द स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट्स इंटरेक्शन विद द ओशियंस एंड द क्लाइमेट. जेनेसिस स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? 1950 में स्टैब्लिश हुआ था. कब हुआ था? रिप्लेस्ड द देन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. फिर मेंबर्स कितने हैं? 193 इंक्लूडिंग इंडिया. अब कौन कौन सी रिपोर्ट ये रिलीज़ करती, तो हम रिपोर्ट के नाम पढ़ लेते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ काम का नहीं है. तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023. फिर नेक्स्ट है WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन रिपोर्ट, ये नाम से ही समझ आ जाएगा कि WMO का काम है. फिर एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ये भी WMO निकालती है. अब और कौन कौन सी अदर रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, फिर ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन. ये सब रिपोर्ट किसकी है? WMO की है. इसमें ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये दो एंटिटीज़ के जैसे ऑपरेट करता है. ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन USA इन बर्लिंगटन वर्मोंट. फिर ICCI यूरोप, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्वीडिश रेगुलेशन बेस्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन. जेनेसिस बना कब था? 2009 में बना था, टू एड्रेस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द क्रायोस्फीयर फ्रोजन रीजन्स ऑफ अर्थ. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवोकेट्स फॉर रिड्यूसिंग क्रायोस्फीयर वार्मिंग टू मिटिगेट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क्स इंक्लूडिंग ग्लेशियर मेल्ट, sea level rise and permafrost thaw. फिर collaboration works with government, NGOs and climate organizations, example UNFCCC, IPCC. अब रिपोर्ट और इंडाइसिस की बात करें तो स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2024, लॉस्ट आइस, ग्लोबल डैमेज. ये रिपोर्ट है किसकी? इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव की. तो ये क्या करता है? एसेस द करेंट स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर फ्रोजन पार्ट एंड इट्स रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज.
की फाइंडिंग्स क्या है? आइस शेल्स इन नदर्न ग्रीनलैंड हैव लॉस्ट 35% ऑफ द टोटल वॉल्यूम सिंस 1978. रेट ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज हैज़ डबल्ड इन द पास्ट 30 ईयर्स. ठीक है, इसमें ना देखो ये हमने पढ़ लिया क्रायोस्फीयर, बट बेसिकली क्रायोस्फीयर होता क्या है? क्रायोस्फीयर जो एकदम ठंडी जगह है ना, मतलब ये अपना आ गया आर्कटिका, एंटार्क्टिका, ये वाले रीजन्स को हम बोलते हैं क्रायोस्फीयर. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन उसके अंदर एयर पॉल्यूशन, फिर एयर पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. ये अभी नया बना है. ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम. Climate Change and Clean Air Coalition launched an air quality exchange platform in the backdrop of International Day of Clean Air for Blue Skies. तो कौन सा डे पड़ा था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज. किसने लॉन्च किया है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन ने. लेड बाय UNEP. तो किसका इनिशिएटिव है? UNEP का है. दिस ईयर्स थीम फोकसेस ऑन इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ. ठीक है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ में CCAC was founded in 2012 and convened within UNEP. CCAC is a voluntary partnership of more than 160 governments, intergovernmental organizations and NGOs. India joined CCAC in 2019. It works to reduce powerful but short-lived climate pollutants, methane, black carbon, hydrofluorocarbons and tropospheric ozones that both drive climate change and air pollution. About Air Quality Management Exchange Platform. तो ये जो नया प्लेटफॉर्म बना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. It is a one-stop shop that provides the latest air quality management guidance and tools proposed to meet WHO air quality guidelines interim targets. It is a component of CCAC Clean Air flagship and contributes to implementation of UNEA 6 resolution. The United Nations Environment Assembly 6th session resolution 10 was focused on promoting regional cooperation on air pollution to improve air quality globally. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली यहाँ पे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है, बट 2022 में क्वेश्चन आया था एसिड रेन से रिलेटेड, जो एयर क्वालिटी का पार्ट था. तो हम इसको देख लेंगे एसिड रेन वाले पार्ट में. बट मैंने यहाँ पे PYQ इसलिए स्पेसिफाई किया है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें अपन को ध्यान रखना है, उस पर क्वेश्चन आता है. अब यहाँ पे बॉक्स में देखो, अबाउट WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस. ये मेंस का क्वेश्चन था, अभी प्रीलिम्स में नहीं आया है, लेकिन ये मेंस में पूछा जा चुका है. ठीक है, these are a set of evidence-based recommendations to limit values for specific air pollutants. They recommend levels and interim targets for common air pollutants such as PM, O3, NO2, SO2 and CO. For instance, 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 micrograms per meter cube. अब आते हैं हम इसमें रिलेटेड न्यूज़ में. तो ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड असेसमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है. कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड रिपोर्ट. तो कौन पब्लिश करते हैं? ये क्लीन एयर कोएलिशन वाला जो था ना, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, CCAC एंड FAO देखो ध्यान नहीं रहेगा तो FAO ध्यान रखना. इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट फोकस सोलली ऑन N2O इन मोर देन अ डिकेड. की फाइंडिंग्स क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ N2O हैव इंक्रीज्ड ग्लोबली बाय 40% सिंस 1980 विद 75% ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, नॉन फ्लेमेबल गैस है. तो क्या है? ऑर्डरलेस भी है, कलरलेस भी है, नॉन फ्लेमेबल गैस भी है. दैट सपोर्ट्स कंबशन एंड ऑकर्स नेचुरली इन द एनवायरमेंट. यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया एंड अदर थेरेपेटिक बेनिफिट्स. कॉजेज यूफोरिया, हेंस निकनेम्ड लाफिंग गैस. तो इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस भी बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बायोलॉजी वाली केमिस्ट्री वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के. Has a global warming potential 273 times of that of CO2 for over 100-year time scale. आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा ये टॉपिक. अब हम देखते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स टू इंस्टॉल फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम. अभी टेक्नोलॉजी क्या होती है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम कैन रिमूव ओवर 90% ऑफ द SO2. तो क्या रिमूव करता है? 90% SO2 फ्रॉम द फ्लू गैस एमिशंस ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स. Majorly, 3 types of flue gas desulfurization systems: dry sorbent, limestone injection, wet limestone based and sea water based are adopted worldwide. अब about SO2 के बारे में पढ़ेंगे. It is a colorless, reactive air pollutant with a strong odor. High concentrations of SO2 in the air generally lead to formation of other sulfur oxides. तो किसी किसी के साथ मिक्स होके ये सल्फर ऑक्साइड बना लेते हैं. SOx can react with other compounds in the atmosphere to form small particles which contribute to particulate matter pollution.
It irritates the skin and mucous membranes of the eyes, nose, throat, and lungs. High concentration of SO2 can cause inflammation and irritation of the respiratory system. Oxides of sulfur and nitrogen react with rainwater and come down with the rain, results in acid rain. अब एमिशन सोर्स फॉसिल फ्यूल कंबशन और नेचुरल वॉल्केनिक एक्टिविटी. तो ये कहाँ कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल के कंबशन से आ सकता है और नेचुरल वॉल्केनिक एक्टिविटी से आ सकता है. तो यहाँ तक समझ आया होगा मेरे को लगता है सब, है ना. हमने ये मेजर पार्ट एक कवर किया पॉल्यूशन वाले टॉपिक का. अब नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन. तो हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया. अब वाटर पॉल्यूशन वाले पार्ट में पहले हम वाटर कंजर्वेशन पढ़ते हैं. तो वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया. तो सबसे पहला है स्टेटस ऑफ वाटर यूज़ इन इंडिया. तो ग्राउंड वाटर यूज़ इन इंडिया. एज पर द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, assessment by Central Groundwater Board and states. Recharge. Total annual groundwater recharge has decreased marginally in 2024. 3.05% assessment units are critical. 11.1% assessment units are overexploited. Concentration of overexploited units. Northwest, Punjab, Haryana, Delhi, Western UP. वेस्ट में क्या है? राजस्थान, गुजरात. फिर साउथ में कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. वाटर एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़. 18% of the world's population, but only for 4% of its water resources. Distribution of fresh water. आइस कैप्स में सबसे ज़्यादा है, फिर ग्राउंड वाटर में है, फिर फ्रेश वाटर लेक्स में है, फिर रिवर्स में है. फिर अर्बन की हम बात करेंगे तो 31% हाउस होल्ड्स लैक एक्सेस टू पाइप्ड वाटर, 67% नॉट कनेक्टेड टू अ पाइप्ड सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम. फिर इरीगेशन की बात करेंगे तो लार्जेस्ट यूज़र ऑफ इंडियाज़ वाटर रिजर्व विथ यूजेज ऑफ 78% ऑफ टोटल रिजर्व. तो ये इसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं था, बस हमको ये ध्यान रखना था कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है 18% की और हम सिर्फ 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. फिर ये टॉपिक आया ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया. तो इसमें कुछ हैं वो हम देखते हैं. ये बेसिकली CSE में स्पेसिफिक नहीं आया है, बट अदर UPSC एग्जाम्स में पूछा जा चुका है काफ़ी बार. तो जल मंदिर गुजरात, खत्री और खुल हिमाचल प्रदेश, जैबो नागालैंड, इरी ओरांगिनीज तमिलनाडु, डोंग्स आसाम, कटास और बांधास उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, फिर पार और जोहड़ राजस्थान में और पाट मध्य प्रदेश में. तो इंपॉर्टेंट एक बार फिर से देख लेते हैं. जल मंदिर गुजरात में, खत्री और कुल हिमाचल प्रदेश में, जैबो नागालैंड में, इरी और ओरांगीज तमिलनाडु में, डोंग्स आसाम में, काटास और बांधास मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, पार और जोहड़ राजस्थान में, पाट मध्य प्रदेश में. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है? जल जीवन मिशन, डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम टू मेंटेन विलेज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर. कंपोनेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना लाइक हर खेत को पानी माइक्रो इरीगेशन एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रिसिशन वाटर एप्लीकेशन डिवाइसेस लाइक ड्रिप स्प्रिंकलर एक्सेट्रा. फिर अटल भूजल योजना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर. फिर नेक्स्ट है कैच द रेन जल शक्ति अभियान टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन. फिर नेक्स्ट है नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इन 2022. उसमें है पावर टेरिफ पॉलिसी 2016 mandates all thermal power plants to use treated sewage water from the sewage treatment plants situated within 50 kilometer radius for non-potable purposes. फिर नेक्स्ट है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 mandates recycle and reuse of water and the national guidelines और zero liquid discharge. ठीक है. अब स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है? अलग अलग स्टेट का हम देखेंगे. तो नीरू चेटू आंध्र प्रदेश का है, रिजुविनेटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. फिर नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली बिहार का, आइडेंटिफिकेशन, रिस्टोरेशन एंड रिनोवेशन ऑफ ऑल पब्लिक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. फिर नेक्स्ट है जल ही जीवन है हरियाणा, एनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एनकरेजिंग कल्टिवेशन ऑफ लेसर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक मेज, अरहर एक्सेट्रा. नेक्स्ट है मिशन ककातिया तेलंगाना का, रिक्लेमिंग ऑफ वाटर टैंक्स बाय रिस्टोरिंग माइनर इरीगेशन रिसोर्सेज. ठीक है, रिक्लेमेशन होता है वाटर टैंक्स का बाय माइनर इरीगेशन रिसोर्सेज को बचाते हुए. ये यहाँ पे हमारा ये वाला खत्म हुआ वाटर कंजर्वेशन वाला पार्ट और कौन कौन से मेथड्स है वाटर कंजर्वेशन के लिए. अब अगली एक स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में पढ़ेंगे, जल ही अमृत. तो जल ही अमृत इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर अमृत 2.0. तो अमृत 2.0 कौन सा है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द 100 डेज एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट. अब अबाउट जल ही अमृत योजना के बारे में बैकग्राउंड क्या है? साइटिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अमृत 1.0, द सेकेंड फेज एम्स टू क्रिएट वाटर सिक्योर सिटीज़. तो क्या वाटर सिक्योर सिटीज़ बनाना है. JHA aims to incentivize states and UTs for efficient management of sewage treatment plants, also termed used water treatment plants, to produce a continuous supply of high quality treated water and to promote a circular economy of water. तो circular economy of water पे भी फोकस करना है. पर्पस क्या है? टू फॉस्टर इंटरसिटी कॉम्पिटिशन, बिल्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी कैपेसिटीज एंड इंसेंटिवाइज हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज
through systematic improvements. अब next है strategy of rating based incentives. UWTPs will be awarded clean us through a star rating system. तो इनके लिए भी star rating system launch होगा. Incentives will be provided to urban local bodies or parastatal agencies based on comprehensive evaluation process. तो इसमें अमृत 1 और अमृत 2.0 का बताया गया है. तो हम अमृत 1.1, 1.0 और 2.0 का कंपैरिजन देखेंगे. तो ये 2015 में लॉन्च हुआ, ये 2021 में लॉन्च हुआ. इसका ड्यूरेशन है 2015 से 20 और ये 2021 से 2026 तक है, दोनों 5-5 साल के लिए. फिर ये 500 सिटीज़ और टाउन्स में था और ये ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स इन द कंट्री में है. फिर इसका फोकस एरिया था वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सेप्टिस एंड मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट. इसका यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप्स टू ऑल हाउस होल्ड्स इन ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स इन द कंट्री, कवरेज ऑफ सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट इन 500 सिटीज़. अब अबाउट वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज़. वाटर रीयूज़ को बोलेंगे ऑल्सो कॉमनली नोन एज वाटर रिसाइकलिंग. reclaims water from a variety of sources, then treats and reuses it for beneficial purposes. Sources of water for potential reuse: municipal wastewater, industry process and cooling water, storm water, agriculture runoff and return flows. तो इसमें वाटर रीयूज़ टेक्नोलॉजी बताई गई है. सबसे पहले कौन सा है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस है, फिर डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी जिसमें यूवी, ओजोन और एडवांस ऑक्सीडेशन वगैरह यूज़ करते हैं, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल है, फिर थर्मल इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन. अब देखो ये ना आया नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर वाटर रीयूज़ या वाटर रिसाइकलिंग. तो आपको ये टेक्नोलॉजी याद रखना है. एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी विच इन्वॉल्व्स यूवी, ओजोन, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल और थर्मल इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन. तो यहाँ पे हमने ये वाली स्कीम ख़त्म करी. अब हम आगे जाके नेक्स्ट उसमें मिलेंगे नेक्स्ट स्कीम के साथ, जल संचय जन भागीदारी स्कीम के साथ. तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा. जो भी पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं उसको प्लीज़ बार बार रिवाइज़ करते जाना, तभी इम्प्रूवमेंट होगा. और अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन से जो चीज़ आपको याद नहीं होती है उसको और ज़्यादा बार पढ़ के याद कर लेना. तो तब तक के लिए थैंक यू.